अलावा 8 आरसीएम बिजनेस के कोर लीडर्स एक साथ में हैं, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। रवि शर्मा जी, विजेंद्र सिंह राठौर जी हमारे बीच में हैं, राजा राम सहारन जी, बीसी चावड़ा, गुरुदेव हमारे बीच में आशीर्वाद देने के लिए आने वाले हैं, कदम जी, प्रहलाद राय सर, संजीव गोयनका। सो इतने सारे बड़े बड़े लीडर्स को एक साथ आपको सुनने के लिए मौका मिलेगा। सो मैं बगैर किसी विलंब के अपना प्रेजेंटेशन शेयर करता हूं और कोशिश करता हूं अगले 10-15 मिनट में मैं अपनी बातचीत आपके सामने रखूं। संजीव गोयनका जी ने जहां से बातचीत रखी है उसी से मैं आगे बढ़ाता हूं। अगर आपके पास में रीजन और विजन है तो फिर आप किसी भी क्षेत्र के राजा बन सकते हैं, उसके टॉप अर्नर बन सकते हैं। विजन की हम लोग बातचीत करेंगे। विजन ऑफ आरसीएम बिजनेस। आरसीएम बिजनेस क्यों करें? आरसीएम बिजनेस उन लोगों के लिए नहीं बना है जो इस महीने ज्वाइन करके अगले महीने अपलाइन से पूछने लग जाते हैं कि सर मेरा चेक कितने का आएगा और कब तक आएगा। आरसीएम बिजनेस उन लोगों के लिए बना है जो 10% के लेवल पे हैं, लेकिन उन्हें मालूम है कि 10 साल के बाद वो किस लेवल पे होंगे, उनका टर्नओवर कितना होगा, उनकी इनकम कितनी होगी, उनकी लाइफस्टाइल होगी और कौन सी पिन पे होने वाले हैं। उन लोगों के लिए आरसीएम बिजनेस डिजाइन किया गया है और मैं आपकी थोड़ी हेल्प करना चाहता हूं आपके विजन को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए। विजन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इन इंडिया, ये मेरा एक बहुत पसंदीदा टॉपिक है और इस टॉपिक में 3 महत्वपूर्ण वर्ड हैं, विजन, डायरेक्ट सेलिंग और इंडिया। तो तीनों के बारे में एक बार हम लोग जानते हैं। विजन जो है, विजन किसे कहते हैं हम लोग? ए विजन इज द मेंटल पिक्चर ऑफ द फ्यूचर। विजन जो है भविष्य की एक मानसिक तस्वीर को कहते हैं। विजन भविष्य की मानसिक तस्वीर, यानी भविष्य में हमें जो होने वाला है वो आज दिख जाए। 2030 में जो होने वाला है वो आज हमें 2021 में दिख जाए, उसको हम लोग विजन कहते हैं। डायरेक्ट सेलिंग किसे कहते हैं हम सब लोग जानते हैं, क्योंकि हम डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा मॉड्यूल है जिस मॉड्यूल के तहत हम कंज्यूमर्स को डायरेक्टली जाके प्रोडक्ट देते हैं और उनको अपने बिजनेस में इनवाइट करते हैं। वो चाहें तो हमारे कंज्यूमर बन सकते हैं और वो चाहें तो हमारे डायरेक्ट सेलर भी बन सकते हैं। तीसरा जो महत्वपूर्ण वर्ड है वो है इंडिया। विजन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इन इंडिया। विजन हो गया भविष्य में जो होने वाली चीज है उसको समझना। डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग क्यों तेजी के साथ में बढ़ेगा। इंडिया इज एन आइडियल कंट्री फॉर डायरेक्ट सेलिंग। पूरी दुनिया में जितने भी देश है ना, उन देशों में हिंदुस्तान सबसे आइडियल है डायरेक्ट सेलिंग के लिए। लॉजिक के साथ में बातचीत करता हूं। पहला लॉजिक है 138 करोड़ पॉपुलेशन। हमारे देश में ऑफिशियली 138 करोड़ लोग रहते हैं, लेकिन अनऑफिशियली बातचीत करें तो हम चाइना को पीछे छोड़ चुके हैं। इतनी बड़ी पॉपुलेशन का देश है और डायरेक्ट सेलिंग लोगों का बिजनेस है। लोग ज्यादा होंगे तो प्रोडक्ट भी ज्यादा कंज्यूम होगा, प्रोडक्ट ज्यादा बिकेगा और साथ में लोग ज्यादा होंगे तो डायरेक्ट सेलर भी ज्यादा हमें मिलेंगे। यानी जहां पे ज्यादा जनसंख्या है वहां पे डायरेक्ट सेलिंग की संभावना बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए हमारे देश में ये बहुत तेजी के साथ में बढ़ने वाला बिजनेस है। दूसरा पॉइंट है यंगेस्ट नेशन। पूरी दुनिया की सबसे युवा आबादी 20 साल से 35 साल के आयु वर्ग के जो लोग हैं वो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा रहते हैं। अब डायरेक्ट सेलिंग युवाओं के लिए क्यों अच्छा है? क्योंकि युवाओं के सपने रहते हैं। युवा महंगा फोन इस्तेमाल करना चाहते हैं, बहुत लग्जरी गाड़ी में वो इस्तेमाल यूज करने चाहते हैं। उनको सारे ब्रांड मालूम है, BMW, Audi, Mercedes सब उनको मालूम है। तो जोश भी युवाओं में सबसे ज्यादा होता है। तो जहां पे जिस देश में युवा जनसंख्या ज्यादा होगी वहां पे डायरेक्ट सेलिंग की संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं। तो ये पॉइंट भी इंडिया को उपयुक्त देश बनाता है। सबसे 54% एम्प्लॉयमेंट। हमारे देश में 54% से ज्यादा आबादी ऐसी है जो बेरोजगार है। बेरोजगार का मतलब यह है उनके पास न तो कोई नौकरी है और न उनके पास में अपना कोई काम धंधा है। 54%। अगर हम लोग दुनिया में देखेंगे ना, हम अमेरिका में देखेंगे वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, सिर्फ 26% है। चाइना में देखें शायद 20-21% अनएम्प्लॉयमेंट है, 20-21% के आसपास में। लेकिन हमारे देश में बहुत बड़ी जनसंख्या ऐसी है जो काम की तलाश में है। और ये 54% लोग निकम्मे, नालायक, कामचोर लोग नहीं हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, डिग्रियां हैं इनके पास में, लेकिन इनके पास में दुर्भाग्य से नौकरी।
बिजनेस ये करना नहीं चाहते, या बिजनेस के लिए पूंजी नहीं है, या वो एटीट्यूड नहीं है, वो माहौल नहीं है बिजनेस का। अगर ये 54% लोग जो घरों में बैठे हैं, काम की तलाश में बैठे हैं, अगर एक आरसीएम का डायरेक्ट सेलर इनको जाके ये कन्विंस कर दे कि आरसीएम बिजनेस एक अपॉर्चुनिटी है, आरसीएम बिजनेस नौकरी से बेहतर विकल्प है, तो ये 54% लोग आरसीएम के साथ में जुड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे और ये लोग सहर्ष कंधे से कंधा मिला के काम करेंगे। लेकिन ये कब होगा? ये तब होगा जब हमें विजन क्लियर है कि हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग कहां जाएगी और आरसीएम बिजनेस कहां पे जाने वाला है। वो क्लैरिटी अगर हमारे दिमाग में है तो फिर हम इन 54% लोगों को कन्विंस कर सकते हैं। अदरवाइज तो ऐसा होता है कि हम इनको कन्विंस करने जाएंगे और ये उल्टा कहीं हमें कन्विंस नहीं कर दें कि भैया कुछ नहीं, बेकार है, फालतू है, बेरोजगारी में रहो, अपना सरकार कुछ ना कुछ भत्ता दे देती है, 500 700 1000 रुपए, कुछ ट्राई व्राई करते रहो, ये बेकार फालतू की चीजें हैं। तो अगर आप कन्विंस है ना, तो ये आप कन्विंस कर पाएंगे सर। चौथा पॉइंट है मोस्ट सोशली बाउंड। दुनिया में सबसे ज्यादा रिश्तेदारी निभाने वाले जो लोग हैं ना, सामाजिक तौर से बंधे हुए जो लोग हैं, वो हिंदुस्तानी हैं। अमेरिका जैसे देश में जहां पे शादियां नहीं चलती, 10-12 साल में तलाक हो जाते हैं, वहां पे डायरेक्ट सेलिंग चल रहा है और डायरेक्ट सेलिंग नंबर 1 पे। ये अलग बात है कि वहां 60 साल से ये इंडस्ट्री काम कर रही है। जब हमारे देश में डायरेक्ट सेलिंग को लेके चीजें बेटर हो जाएंगी तो हमारे देश में अमेरिका से कितनी बड़ी संभावना है। सोशली फाउंडेशन डायरेक्ट सेलिंग में क्यों हेल्प करेगा? क्योंकि हमें लिस्ट बनानी होती है और हमारी रिश्तेदारियां हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे सहपाठी हैं, वो कहीं ना कहीं हम उनसे सोशली जुड़े हुए हैं। तो उन सब के नाम जब हम लिखेंगे, हमें अप्रोच करने में, हमें प्रोडक्ट सेल करने में एक लंबी लिस्ट मिल जाती है। तो वो बहुत हेल्पफुल रहता है शुरुआत में डायरेक्ट सेलिंग के लिए। और पांचवा पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओनली $2,477 बिलियन आउट ऑफ $1,80,479 बिलियन। 2019 में डायरेक्ट सेलिंग का जो टर्नओवर था पूरी दुनिया का, वो $1,80,000 मिलियन था और उसमें से हिंदुस्तान की जो भागीदारी थी वो मात्र $2,470 मिलियन की थी, यानी बहुत कम थी। हालांकि हमारी पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, लेकिन उसमें से हमारी हिस्सेदारी डायरेक्ट सेलिंग में बहुत कम बहुत कम हिस्सेदारी रही। यानी हमारे यहाँ पे स्कोप बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ा स्कोप है। क्यों बड़ा बिजनेस नहीं हुआ उसके बारे में भी मैं बातचीत करूंगा, और क्यों बड़ा होगा अभी उसके बारे में भी मैं आपसे बातचीत करना चाहूंगा। किसी भी चीज का अगर हमें भविष्य देखना है, विजन देखना है, तो उसका पास्ट हमें जरूर देखना चाहिए। पास्ट से कुछ आइडिया मिलता है। डायरेक्ट सेलिंग का पास्ट ये कहता है, डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत 1959 में अमेरिका से हुई, और जिस प्रकार हमारे देश में चैलेंजेस हैं, इश्यू हैं, मनी सर्कुलेशन कंपनियां आती हैं, लोगों को चीट करके चली जाती हैं, ऐसी ही स्थिति अमेरिका में भी रही। और बहुत काफी लंबे समय तक, कई सालों तक, शायद 1974 से 1959 तक, 5 सालों तक वहां पे जांच प्रक्रिया चलती रही। और फाइनली 1979 में फेडरल ट्रेड कमीशन FTC ने एक डिसीजन दिया, और उस डिसीजन के तहत मल्टी लेवल मार्केटिंग को अमेरिका में लीगल बिजनेस करार दिया गया, और उसके बाद ये तेजी के साथ में पूरी दुनिया में फैला। 1990 के बाद में कुछ विदेशी कंपनियां डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्ट को हमारे बीच में लेके आई, डायरेक्ट सेलिंग के कॉन्सेप्ट को हमारे बीच में लेके आई। और जब डायरेक्ट सेलिंग हमारे देश में आया, चूंकि डायरेक्ट सेलिंग विदेशी लोगों के द्वारा लाया गया, विदेशी कंपनियों के द्वारा लाया गया, तो उनके प्रोडक्ट्स इतने ज्यादा महंगे थे। आम आदमी जब डायरेक्ट सेलिंग से जुड़ा तो उसको ये लगा कि डायरेक्ट सेलिंग जो है अमीर लोगों का बिजनेस है, आम आदमी इसके साथ में नहीं जुड़ सकता है। लेकिन हम सबके गार्जियन रिस्पेक्टेड TC छावड़ा जी का ये विजन था कि डायरेक्ट सेलिंग जो कॉन्सेप्ट है ये खास लोगों के लिए नहीं है, ये आम लोगों के लिए है, लेकिन आम लोगों को खास बनाने का बिजनेस है। इसी सोच के साथ में 2000 में आरसीएम बिजनेस की शुरुआत हुई, एक ऐसे प्रोडक्ट के साथ में जो हमारी बुनियादी आवश्यकताओं में से एक था, कपड़ा। और धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते चले गए। कुछ अपडेट देना चाहता हूं मैं आप सबको डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। देखिए 2011-12 में डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत टफ टाइम से गुजरी थी, और वो एक ऐसा टफ टाइम था जब इंडियन डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में क्वेश्चन मार्क लग गया था कि ये हिंदुस्तान में चलेगी या नहीं चलेगी। आरसीएम बिजनेस भी उस टफ टाइम से गुजरा, और उस समय एक चीज क्लियर हो गई थी
हम में से बहुत सारे साथी जो आज इस मीटिंग में भी मैं उनको देख रहा था, वो उस आंदोलन का हिस्सा बने जो आरसीएम बिजनेस ने लीड किया, और वो पूरी इंडस्ट्री के लिए एक माइलस्टोन हुआ, जो हमारा 6-7 महीने का जो संघर्ष था, और उस संघर्ष का परिणाम था कि राजस्थान गवर्नमेंट ने डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में गाइडलाइन दी। उसके बाद में एक चीज मेरी समझ में बहुत अच्छे से आ गई, अगर हमने आरसीएम बिजनेस को बचाना है, दोबारा ये संकट नहीं आए, उसके लिए जरूरी है कि डायरेक्ट सेलिंग को बचाया जाए। और डायरेक्ट सेलिंग में जब तक चीजें बेटर नहीं होंगी, जब तक सही और गलत का भेद नहीं होगा, तब तक कोई भी कार्रवाई किसी पे भी हो सकती है। और उस समय एक एसोसिएशन बनी, DSDWA, डायरेक्ट सेलिंग डिस्ट्रीब्यूटर वेलफेयर एसोसिएशन। मुझे मौका मिला इस एसोसिएशन का फाउंडर प्रेसिडेंट बनने का, और उसके बाद मैं बहुत क्लोजली डायरेक्ट सेलिंग के साथ में एसोसिएट हो गया। उस समय डायरेक्ट सेलिंग को लेके इतनी कंफ्यूजन वाली स्थिति थी कि डायरेक्ट सेलिंग को कोई मिनिस्ट्री लेवल पे कोई जानता नहीं था, कोई ये नहीं मानता था कि ये काम किसका है, कौन सी मिनिस्ट्री के तहत आना चाहिए। हमने RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन लगा के हमने शुरुआत किया कि डायरेक्ट सेलिंग का ऐसा ऐसा एक मॉड्यूल है, हम लोग काम करते हैं, ये हिंदुस्तान में लीगल है या अनलीगल है ये बताया जाए। फिर हमने लगाया कि ये कौन सी मिनिस्ट्री के तहत आता है, और ऐसे चलते चलते इंटरनेशनल कमेटी बनी। इंटरनेशनल कमेटी के सामने हम लोगों ने डिमांड रखा कि डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में एक गाइडलाइन आना चाहिए, जिससे मालूम चल सके कि भाई ये सही है, ये गलत है। जो गाइडलाइन को फॉलो करेगा वो सही है, जो फॉलो नहीं करेगा वो गलत है। और बहुत लंबे फॉलोअप के बाद में एक मीटिंग हुई 24 अगस्त 2016 को। उसका ये फोटोग्राफ है, जिसमें उस समय जो मिनिस्टर थे, कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर माननीय रामविलास पासवान जी उपस्थित रहे, और ये बहुत गिने चुने लोगों की मीटिंग थी। इस मीटिंग में हिंदुस्तान की टॉप कंपनीज के डायरेक्टर्स को बुलाया गया था। इस मीटिंग में TC छावड़ा जी अवेलेबल थे सामने वाली रो में, और इस मीटिंग में डायरेक्ट सेलिंग डिस्ट्रीब्यूटर वेलफेयर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट होने के नाते मैं उपस्थित था। बहुत एक लंबी मीटिंग हुई, क्यों आपको गाइडलाइन चाहिए, किस लिए आनी चाहिए, क्या आएगा, क्या होगा। और इसी मीटिंग में आप हेम कुमार पांडे सर को देख सकते हैं, जो सेक्रेटरी थे उस समय। आप देख सकते हैं इस मीटिंग में जाकिर हुसैन जी को, जो डायरेक्टर थे उस समय। और इस मीटिंग के लगभग 15 दिन के बाद में डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में गाइडलाइन जारी हुई। 9 सितंबर 2016 को ये नोटिफिकेशन है, जिस नोटिफिकेशन के तहत गाइडलाइन जारी हुई। और गाइडलाइन आने के बाद में एक बहुत पॉजिटिव एनवायरनमेंट देश में बना। कंपनी के जो ओनर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, उनको लगा कि डायरेक्ट सेलिंग में खुल के काम करना चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग के लीडर्स ने इसे टॉप प्रायोरिटी पे लेके बिल्कुल खुल के काम करना स्टार्ट किया, और आंकड़े बताएंगे कि कितना अच्छा काम हुआ 2016 के बाद में। और फाइनली गाइडलाइन आने के बाद में काफी सारी चीजें ठीक हुई, लेकिन उसके बावजूद चूंकि गाइडलाइन कानून नहीं है गाइडलाइन एक्चुअली, तो इसलिए हम चाह रहे थे कि किसी कानून में डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कुछ आए। हमें मालूम चला जो पुराना कानून है हमारे देश में, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, वो बदल रहा है, एक नया कानून आ रहा है कंज्यूमर्स के लिए। तो उसमें हमने प्रयास किया कि डायरेक्ट सेलिंग उसमें आनी चाहिए, और उन प्रयासों को सफलता मिली। 30 जुलाई 2019 को कानून पास हो गया नया कंज्यूमर के लिए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल, और उस कानून के तहत डायरेक्ट सेलिंग को भी उसमें शामिल किया गया है। अब डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में रूलिंग बन रही है, जो इसी कानून का, कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल का एक हिस्सा बनने वाली है। और जिस दिन ये रूलिंग स्टार्ट हो जाएंगी, उस दिन और ज्यादा क्लैरिटी आएगी, और आरसीएम के डायरेक्ट सेलर के लिए और पूरी इंडस्ट्री के लिए एक बूम वाली स्थिति आने वाली है। KPMG फिक्की की अगर आप रिपोर्ट देखते हैं, तो वो रिपोर्ट भी यही कहती है कि हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग का भविष्य बहुत अच्छा है। आप गूगल में जाएं, यूट्यूब में जाएं, और अनुराग ठाकुर जो स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर हैं हिंदुस्तान के, उनकी स्पीच आप सुने। वो कहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में बहुत बड़ा स्कोप है हिंदुस्तान के लिए, हमारी इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में हेल्प कर सकती है। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन है कि डायरेक्ट सेलिंग अच्छी चलेगी, आरसीएम बिजनेस नेचुरली अच्छी चलेगी। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोगों को ये लगता है, वो इंतजार कर रहे हैं अब भी, उनको ये लगता है किसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके नाम पर्सनल एक लेटर लिखेंगे, और उसमें वो कहेंगे कि भैया अगर अच्छे दिन चाहते हो तो आरसीएम बिजनेस ज्वाइन कर लो। अच्छे दिन तभी आएंगे जब आरसीएम में जुड़ के काम करो।
या वो ये सोच रहे हैं कि किसी दिन भगवान उनके सामने आएंगे और सपने में उनको नींद से खिलाएंगे, जगाएंगे कि भैया जल्दी उठ जा, आरसीएम आ गया है, कब तक सोता रहेगा, अपने सारे सपने पूरे कर ले यहां से। लेकिन अफसोस इस बात का है, इन दोनों में से कुछ भी होने वाला नहीं। न तो प्रधानमंत्री मोदी का आपको व्यक्तिगत पत्र आएगा और न भगवान आपको जगाएंगे। लेकिन हाँ, भगवान आपको इशारा करते हैं, वो आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं। जिस प्रकार आज आपको किसी ने भेजा है इस मीटिंग में कि भाई आइए आप मीटिंग अटेंड कीजिए, और आप यूट्यूब पे शायद इसको मीटिंग को देख रहे हैं, तो आपने बस उस इशारे को समझना पड़ेगा। सर, ये सारी रिपोर्ट्स हैं, सारे आंकड़े हैं, मिनिस्टर्स कह रहे हैं, सब कुछ कह रहा है, उसके बावजूद भी हमें कंफ्यूजन है, उसके बाद भी हम पता नहीं किस चीज की इंतजार कर रहे हैं। तो ये एक राइट टाइम है आरसीएम बिजनेस में टॉप प्रायोरिटी के साथ में काम करने का। एक पार्ट में और कवर करना चाहता हूं, मैं कुछ डाटा आपको दिखाना चाहता हूं, क्योंकि जो डाटा हैं, जो आंकड़े हैं, वो झूठ नहीं बोलते। आंकड़े जो हैं वही बोलते हैं जो वो होते हैं। तो मैं वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन WFDS से, दुनिया की सबसे रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन है, उसके 2019 के डाटा मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं। ये बहुत विस्तृत डाटा है। इन डाटाज में बताया गया है कि टॉप 10 ग्लोबल मार्केट्स कौन से हैं, उसमें हिंदुस्तान का नाम नहीं आता है। फिर उन्होंने बताया है कि किस देश का टर्नओवर 2019 में कितना रहा, और इसी डाटा में ये भी बताया गया है कि पिछले 3 साल में किस देश ने किस परसेंटेज के साथ में ग्रो किया है, यानी 3 साल का CAGR कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट भी दिया गया है। तो यहाँ पे मैं 2 देशों के CAGR और टर्नओवर के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले नंबर 1 के बारे में बताना चाहता हूं, जो इस समय दुनिया में नंबर 1 है, वो है अमेरिका। अमेरिका का 2019 में टर्नओवर था $35,210 मिलियन का, और दूसरा जो देश है वो है हमारा प्यारा हिंदुस्तान, जिसका टर्नओवर था $2,477 मिलियन। ये था 2019 का टर्न। अब हम देखते हैं 3 साल का CAGR कितना था 2019 में। अमेरिका का देखते हैं, तो आप देखिए यहाँ पे लिखा है -0.3%, और एरो नीचे की तरफ है रेड निशान में, यानी पिछले 3 साल में अमेरिका डाउन रहा है, माइनस में रहा है। और इंडिया का अगर आप देखते हैं तो आप ऊपर आइए, ऊपर की तरफ निशान है और लिखा हुआ है उसके बगल में 16.3%। 12.1% जो लिखा है ये पिछले साल का परसेंटेज ग्रोथ था, और 16.3% था, वो था 3 साल का CAGR। अब देखिए 16.3% से हमने ग्रो किया। देखिए बारीक बात मैं बताना चाह रहा हूं आपको, 16.3% से हमने ग्रो किया पिछले 3 साल में। क्यों ग्रो किया 3 साल में? गाइडलाइन आ गई, गाइडलाइन के बाद में पॉजिटिव माहौल बना, उसकी वजह से हमने ग्रो किया। लेकिन उसके बावजूद भी टर्नओवर बहुत कम है, $2,477 मिलियन। लेकिन अब मैं ये मान रहा हूं कि अगर इसी स्पीड के साथ में सारे देश ग्रो करते हैं, मतलब इसी स्पीड का मतलब ये है कि जिसका जो CAGR था उसी CAGR से वो देश आगे बढ़ेगा। तो इसको हमने एक्सेल सीट में डाला, और एक्सेल सीट में देखा कि भाई अमेरिका 2020 में कितना पहुंच जाएगा, इंडिया कितना पहुंचेगा, और ऐसे करते करते जब हम 2037 में आए तो हमें मालूम चला 2037 में हिंदुस्तान का टर्नओवर $37,528 मिलियन का हो जाएगा, और अमेरिका का जो कारोबार है वो $33,356 बिलियन का होगा। यानी हम 2037 में दुनिया में नंबर 1 बन जाएंगे। वी विल बिकम नंबर 1 इन द वर्ल्ड इन द डायरेक्ट सेलिंग। $37,528 मिलियन का मतलब क्या है? बहुत बड़ा टर्नओवर। बहुत बड़ा टर्नओवर मतलब एक बहुत बड़ा पैसा डायरेक्ट सेलिंग में काम करने वाले लोगों को डिस्ट्रीब्यूट होगा। जैसा कि आप जानते हैं, चैट विद सुरेंद्र वत्स में हम लोग सक्सेसफुल लोगों को इनवाइट करते हैं। पिछले दिनों हमने इनवाइट किया रीमा वृद्धि जी को। रीमा वृद्धि जी इंग्लैंड में रहते थे, बैंक में जॉब करती थी बहुत अच्छी खासी, और वहाँ इंग्लैंड में जब डायरेक्ट सेलिंग चल रहा था उनको लगा कि ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, हिंदुस्तान में बहुत तेजी के साथ में चलेगी। उन्होंने बैंक की नौकरी को रिजाइन किया, हिंदुस्तान में आके काम करना स्टार्ट किया, और आज बहुत बड़ा नाम है रीमा वृद्धि का। तो एपिसोड नंबर 91 में हमने रीमा वृद्धि जी को बुलाया, और रीमा वृद्धि जी से मैंने प्रश्न किया कि रीमा जी, सुना है इंग्लैंड में लोग बहुत पैसा कमाते हैं डायरेक्ट सेलिंग में, तो क्या सही में पैसा कमाते हैं क्या?
तो रीमा जी का जवाब आपको इंटरव्यू में सुनने को मिलेगा। रीमा जी ने कहा कि वो हाँ इतना पैसा कमाते हैं लीडर्स कि उनको अगर अपनी टीम की मीटिंग बुलानी होती है, कोई छोटी काउंसलिंग मीटिंग, तो वो 5 स्टार होटल में नहीं बुलाते हैं, अपितु वो उनको अपने प्राइवेट जेट में 35,000 की ऊंचाई पे लेके जाते हैं और वहां पे वो डिस्कस करते हैं कि अगले महीने में किस प्रकार से काम करना है। ये मीनिंग है 37,000 मिलियन डॉलर का जो कारोबार हिंदुस्तान। तो 2037 में इस प्रकार की स्थितियां आने वाली हैं। और जब मैं ये कह रहा हूं कि इस प्रकार की स्थितियां हिंदुस्तान में आएंगी, डायरेक्ट सेलिंग हिंदुस्तान में ग्रो करेगी, तो मैं इनडायरेक्टली आपको ये कह रहा हूं कि उस पूरी इंडस्ट्री को जो लीड करने वाली कंपनी होगी वो आरसीएम बिजनेस होगी। आरसीएम बिजनेस क्यों होगी? क्योंकि हिंदुस्तान में जितनी भी कंपनियां काम कर रही हैं उन कंपनियों में इंडियन कंडीशंस के अनुसार काम करने वाली जो कंपनी है, सबसे क्लोजली इंडिया की कंडीशंस पे वो आरसीएम बिजनेस खरी उतरती है। क्योंकि आरसीएम का जो प्रोडक्ट है वो ऐसा प्रोडक्ट है जो 100% घरों में जा सकता है। जैसे संजीव गोयनका जी भी आपको बात कर रहे थे, आरसीएम बिजनेस का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बड़ा है जो तेजी के साथ में बिजनेस को लेके जा सकता है। आरसीएम बिजनेस का जो एक्सपीरियंस है ट्रेडिशनल मार्केटिंग का और डायरेक्ट सेलिंग का, वो आरसीएम बिजनेस को रिच बनाता है। आरसीएम बिजनेस का जो मार्केटिंग प्लान है वो इजी है समझने में और समझाने में, गाइडलाइन को फॉलो करता है, वो आरसीएम बिजनेस की ताकत है। आरसीएम बिजनेस के हमारे फाउंडर टीसी छाबड़ा जी, वो हमारी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, जो एक बहुत बड़े विजन के साथ और मिशन के साथ में इस बिजनेस को लेके आए हैं। आरसीएम बिजनेस का जो एजुकेशन सिस्टम है, यूनिक एजुकेशन सिस्टम जो कोर लीडर्स के लिए द्वारा चलाया जा रहा है, वो आरसीएम बिजनेस की एक स्ट्रेंथ है। और ये सारी चीजें मिलके ये कहती हैं नॉर्थ और साउथ, ईस्ट और वेस्ट, आरसीएम इज द बेस्ट। आरसीएम इज द बेस्ट, वी आर बेस्ट। हम हिंदुस्तान की बेस्ट कंपनी के साथ में एसोसिएटेड है। लास्ट में मैं एक चीज और आपसे शेयर करना चाहता हूं, हम आरसीएम के साथ में एसोसिएटेड हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप और मैं बहुत ज्यादा बुद्धिमान लोग थे इसलिए हम आरसीएम बिजनेस में आ गए। मैं ये मानता हूं कि ऊपर वाले की हमारे ऊपर में कृपा हुई, हमने कुछ अच्छे कर्म किए थे इसलिए हम आरसीएम बिजनेस में आ गए। क्योंकि दुर्भाग्य से हमारे देश में 95% कंपनियां आज भी सही तरीके से काम नहीं करती। 95% कंपनी, क्योंकि मैं बहुत क्लोजली जुड़ा हुआ हूं इंडस्ट्री से, इसलिए मैं बता पा रहा हूं आपको। प्रोडक्ट इतने महंगे हैं जो गाइडलाइन की अवेल ना करते हैं, गाइडलाइन को फॉलो नहीं कर रही कंपनियां, केवाईसी तक नहीं ले रही हैं। तो ऐसी स्थिति में जब 95% कंपनियां सही नहीं हैं और हमारे सामने शुरुआत में जो कुछ भी आता है ना हम उसको सही मान लेते हैं, उसी की जय बोलने लग जाते हैं हम लोग। हमें मालूम ही नहीं क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग क्या है, गाइडलाइन क्या है, WFDS से क्या है, डाटा क्या है, कुछ नहीं मालूम होता शुरुआत में किसी। तो अगर आज से 20 साल पहले मुझे आरसीएम की जगह WCM मिल जाता तो मैं WCM की जय जयकार करने लग जाता, और WCM सही नहीं थी वो बंद हो जाती, क्योंकि 95% कंपनियां तो ऐसी हैं। या वो मुझे लगता है यार मैं गलत कंपनी में आ गया, मैं सही आदमी हूं, तो मैं फिर इधर उधर भागता, तो मेरे लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाती और मेरी रेपुटेशन, सारी चीजें मेरी खत्म हो जाती। तो मुझे अच्छी कंपनी मिल गई 20 साल पहले, मैं भगवान का हमेशा शुक्र अदा करता हूं। किसी को पहली बार में ही आरसीएम मिल गया, किसी को दूसरी तीसरी चौथी बार इधर उधर भटकने के बाद आरसीएम मिल गया। लेकिन अगर भटकने के बाद भी मिला ना सर, फिर भी ऊपर वाले की कृपा से ही मिला है। क्योंकि आज भी देखिए, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं आपको, इतनी क्वेरी आती है चैनल की वजह से, हमारे पास में लोग परेशान हैं गंदी बुरी कंपनियों की वजह से। वो अच्छी कंपनी ढूंढ रहे हैं लेकिन उनको बेचारों को मालूम नहीं अच्छी कंपनी कौन सी है, कैसे देखें, कैसे चेक करें। इतनी हमारे देश में इतनी शिक्षा का अभाव है हमारे देश में। तो हमारे पास में, हमारे ऊपर जो ऊपर वाले की कृपा हुई है, इसको आप उसकी कृपा माने और पूरी ताकत लगा दें सर, इसमें पूरी ताकत लगा दें, पूरी जान झोंक दें आप। इससे बढ़िया इंडस्ट्री नहीं है, इससे बढ़िया इंडस्ट्री नहीं है डायरेक्ट सेलिंग से बढ़िया 21वीं शताब्दी के लिए सबसे तेजी से ग्रो करेगा। रॉबर्ट टी कियोसाकी ने लिख दिया है, जो भविष्य बताते हैं कौन से बिजनेस किस प्रकार से चलेंगे। तो बेस्ट इंडस्ट्रीज में हम हैं, और बेस्ट इंडस्ट्री से भी इंपॉर्टेंट ये है बेस्ट कंपनी में हम लोग हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जिन लोगों की किस्मत में पत्थर पड़ जाते हैं ना कई बार,
वो किसी लालच से, किसी अट्रैक्शन से अच्छी चीज को छेड़ के बुरी चीज में चले जाते हैं। तो आप अट्रैक्शंस में मत जाइए, आप फोकस्ड रह के काम कीजिए, क्योंकि बेस्ट के साथ आप जुड़े हुए हैं और बेस्ट कंपनी के साथ में आपके पास में हिंदुस्तान की बेस्ट अप्लायंस हैं, बेस्ट अप्लायंस। प्रहलाद राय जी, मेघवंशी जैसे अप्लायंस में लीडर्स हैं आपके पास में। मैं अगर ऊपर वाले लीडर्स की बात अगर नहीं भी करूं तो जिनकी कैलकुलेशंस, जिनकी मैनेजमेंट लाजवाब है, पूरा हिंदुस्तान जिनसे सीखता है, आप बहुत क्लोजली उनसे सीख पा रहे हैं। इस प्रकार के विजनरी पर्सन के साथ में आप काम करते हैं और भी कितनी बड़ी आपकी LOS अलाइन स्पॉन्सर्स है। सो बेस्ट अपलाइन के साथ में आप हैं तो पूरी ताकत लगा दीजिए। आने वाला जो भविष्य है वो RCM का है, RCM के डायरेक्ट सेलर का है। मुझे मौका दिया गया इतने बड़े मंच पे आने का और बातचीत करने का लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच।